नमस्कार, मैं हूं मनु राजपूत और आप देख रहे हैं सजग समाचार। खास बुलेटिन 41 जिले 41 खबर में आपको अपने जिले से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरें देखने को मिलेगी, जिनका सीधा सरोकार आपसे और आपकी सरकार से है। जिलेवार खबरों की तरफ बढ़े उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। बीकानेर में 8 जनवरी से शुरू होगा बीकानेर ट्रेड फेयर एक्सपो, व्यापार और उद्योग को मिलेगा बढ़ावा। ऊर्जा मंत्री श्री हीरालाल नागर ने जर्जर स्कूलों की प्रगति रिपोर्ट और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को लेकर ली बैठक। खाटू श्याम जी धाम में चल रहे विकास कार्यों का पर्यटन विभाग के मुख्य सचिव ने किया निरीक्षण। चलिए अब खबरों पर बात करते हैं विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा युवाओं को खेलों के प्रति जागरूक करने और स्कूली खेलों को बढ़ावा देने के लिए लगातार योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी क्रम में जोधपुर में 69वीं 19 वर्षीय छात्रा वर्ग राष्ट्रीय विद्यालय क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। माउंट कार्मल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित 7 दिवसीय इस शिविर में राजस्थान टीम के चयन हेतु छात्राओं को विशेष प्रशिक्षण दिया गया। चयनित टीम मध्य प्रदेश के शिवपुरी में आयोजित राष्ट्रीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता में भाग लेगी। शिविर में छात्राओं का जोश, उत्साह और मेहनत देखने लायक है। मुझे आप सभी को ये बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है, बहुत खुशी मन में हो रही है कि राजस्थान की टीम जो देश का राजस्थान का प्रतिनिधित्व करने के लिए मध्य प्रदेश शिवपुरी जाएगी। पूरे राजस्थान की लड़कियां अंडर 19 आपके महेश हॉस्टल सूरसागर महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल उनके आयोजनकर्ता में उनके नेतृत्व में ये कैंप चल रहा है। स्थान राजकीय विद्यालय जो महेश हॉस्टल सूरसागर है, उन्होंने हमारे स्थान को चुना कि भाई हम नेतृत्व करेंगे, लेकिन आपके जो माउंट कार्मेल स्कूल है, आपका जो डिगाड़ी कला क्षेत्र है, इसमें आप हमारे राजस्थान की लड़कियों को कोचिंग के लिए और उनके चयन के लिए स्थान उपलब्ध कराएं। तो मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है कि हमारा जो पूरा स्टाफ है, राकेश जी के नेतृत्व में, किरण साई मैडम के नेतृत्व में, भाविंदर जाखड़ जी के नेतृत्व में और हमारे स्कूल की प्रिंसिपल श्रीमती सुलेखा शेखावत के नेतृत्व में और मैं स्वयं लड़कियों की सेवा में यहाँ 4 दिन से उपस्थित हूँ। तो मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि राजस्थान की टीम हमारे इस डिगाड़ी क्षेत्र से और महेश हॉस्टल सूरसागर के नेतृत्व में खेलना जाएगी। मुझे पूरा आशा, विश्वास और भरोसा है कि 4 दिन से मैं इन लड़कियों का जो गेम देख रहा हूँ, इनकी मैं स्किल देख रहा हूँ, इनकी जो क्रिकेट के प्रति लगन है, इसको देखते हुए मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि निश्चित रूप से राजस्थान को ये लड़कियाँ मेडल दिलाएगी। और मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ सभी लड़कियों, गर्ल्स के लिए, प्लेयर्स के लिए, कि इनको नेशनल में इनका कहीं ना कहीं स्थान मिले। और सभी गर्ल्स को मैं ये कहना चाहूँगा, अगर भारत का प्रतिनिधित्व करोगे तो इस महेश हॉस्टल सूरसागर और इस डिगाड़ी माउंट कार्मेल स्कूल को भूलिएगा मत। आप यहाँ बार बार आना, आपका हमेशा यहाँ से स्वागत है। जय हिंद, जय भारत। 69वीं राष्ट्रीय छात्रा अंडर 19 क्रिकेट टीम का ये कैंप निर्देशालय बीकानेर द्वारा हमें ये जो महेश हॉस्टल महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय को जो आयोजन करने के लिए जो दिया था, उसका ये कैंप 25 तारीख से ये प्रारंभ हुआ। इससे पहले 2 दिन 23 और 24 को इनका चयन प्रक्रिया का सिलेक्शन यहाँ पर किया गया, जो राजस्थान टीम बनकर तैयार है। हमारे बीकानेर से निर्देशालय से हमें चयन समिति के सदस्य माया कुमारी जी जाट, किरण कुमारी जी साहू, भाविंदर जी जाखड़ द्वारा ये चयन प्रक्रिया निभाई गई। और इस कैंप का आयोजन 30 तारीख तक यहाँ आयोजन होगा माउंट कार्मल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के तत्वाधान में। यहाँ के व्यवस्थापक और यहाँ के निर्देशक आदरणीय पूनाराम जी द्वारा हमें बहुत ही शानदार सुविधाएं उपलब्ध करवाई, मैदान और नेट्स और आवास व्यवस्थाएं। इस का आयोजन ऑल इंडिया स्कूल फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में मध्य प्रदेश शिवपुरी में आयोजन होगा। यहाँ से ये टीम राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हुए 30 तारीख को यहाँ से ट्रेन द्वारा मध्य प्रदेश पहुँचेगी। बीकानेर से आती हूँ, मैं राइट आर्म मीडियम पेस और बैटिंग भी करती हूँ। मैं अब राजस्थान की टीम में खेल रही हूँ, जो कि यहाँ पे माउंट कार्मेल स्कूल में हमारा कैंप चल रहा है और यहाँ की व्यवस्था इतनी बढ़िया है। थैंक यू।
अच्छा बेटा, कितने दिन का आपका ये कैंप रहा? किस तरह का आपका यहाँ जो है सेशन चला पूरा? यहाँ पे 22 से कैंप स्टार्ट हुआ था, जिसमें 25 लड़कियाँ थी। फिर 22 और 23 को कैंप चला और अब 30 तारीख तक यहाँ पे हम प्रैक्टिस कैंप खेल रहे हैं और फिर यहाँ से मध्य प्रदेश के लिए जाएंगे। चौमू क्षेत्र की ग्राम पंचायत भूतेड़ा में विकास को नई गति मिली है। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा स्वीकृत हीरा का बाग से कुमाऊतों की ढाणी तक 1.4 किलोमीटर लंबी सड़क के निर्माण कार्य का जनप्रतिनिधि श्री रामलाल शर्मा ने विधिवत शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने स्वयं जेसीबी चलाकर कार्य की शुरुआत की, जिससे ग्रामीणों में खासा उत्साह देखने को मिला। ग्रामीणों ने माला और साफा पहनाकर जनप्रतिनिधि का भव्य स्वागत किया। लोगों का कहना है कि सड़क बनने से आवागमन सुगम होगा और ढाणियां मुख्य मार्ग से जुड़ सकेंगी। शाहपुरा में जनप्रतिनिधि श्री राजेंद्र राठौड़ का आमजन ने जोरदार स्वागत किया। श्री राठौड़ ने क्षेत्र में शुरू की गई निःशुल्क कोचिंग संस्था को समाज परिवर्तन की दिशा में अहम पहल बताया। अरावली प्रकरण को लेकर उन्होंने पूर्ववर्ती सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता को गुमराह किया जा रहा है। वहीं चौमू प्रकरण पर बोलते हुए श्री राठौड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने त्वरित संज्ञान लेकर कानून व्यवस्था को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि जिम्मेदारी निभाने वाले अधिकारियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। कोटा में ऊर्जा मंत्री श्री हीरालाल नागर ने अपने आवास पर समसा, पीएचईडी और एनएचएम के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक के दौरान मंत्री ने जर्जर स्कूलों की प्रगति रिपोर्ट और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की विस्तार से समीक्षा की। दिल्लीपुरा, दिगोद, आमलीझाड़ समेत अन्य विद्यालयों में हो रही निर्माण कार्यों में पाई गई कमियों पर उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। ऊर्जा मंत्री ने निर्माण में डस्ट के बजाय एम सैंड के उपयोग और टेस्टिंग लैब स्थापित करने पर जोर दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि लापरवाही करने वाले अधिकारी या ठेकेदार किसी भी सूरत में नहीं बख्शे जाएंगे। जो भी मैंने औचक निरीक्षण किए, जिन भवनों का, जिन स्ट्रक्चर का, जहाँ पर चाहे वो नहरी तंत्र हो, चाहे वो सड़क तंत्र हो, चाहे वो शिक्षा के स्कूल हो, तो वहाँ पर जो कमियां पाई गई, तो मैंने आज चाहे वो पेयजल की व्यवस्थाओं को लेकर के हो, उन सभी अधिकारियों को बुला करके जो भी उन्होंने जांच करके क्या उसके परिणाम आए उसके बारे में बैठक करी है। उन जांच परिणामों से मैंने कहा है कि उसकी अवगत भी कराएं और उस पर क्या कार्रवाई अग्रिम कर रहे हैं। तो कई जांच कमेटियां बनी है, जो कुछ जांच कमेटियां जयपुर के स्तर से बनकर के आई है, उनकी जांचें पेंडिंग है। मैं जयपुर स्तर पर भी इसकी मीटिंग लेकर के और उन अधिकारियों से चर्चा करेंगे और उसके बाद उनके परिणाम धरातल पर आने चाहिए और जो भी इसके लिए दोषी है उनको निश्चित रूप से चिन्हित किया जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाए, ताकि आगे से इस तरह की जो भ्रष्टाचार करते हैं, जो विभागों में इस तरह के कार्यों में कोताही बरतते हैं, उसमें सुधार आए। हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस पर चल रही है, इसलिए हम हर विकास कार्य का, हर निर्माण कार्य का मॉनिटरिंग तत्परता के साथ करते हुए उनको ठीक से काम हो, इसके प्रति हम लगातार प्रयास करते हैं। निर्माण की आदतें पड़ रही है, गलत निर्माण करने की, घटिया निर्माण करने की, उसमें सुधार कर रहे हैं और उसके लिए जांच करवा रहे हैं। जांच के बाद जो परिणाम आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई भी सुनिश्चित करेंगे। अधिकारी भी दोषी हैं? ये जो अधिकारी हो, चाहे वो ठेकेदार हो, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, ताकि किसी प्रकार की कोई कोताही आगे से भी नहीं हो और जो जिन्होंने पहले भी इस तरह के घटिया निर्माण किए उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। पोखरण में विधायक महंत प्रतापपुरी महाराज ने फलसुंड रोड स्थित विधायक जनसंपर्क कार्यालय में जन सुनवाई आयोजित कर आमजन की समस्याएं सुनी। जन सुनवाई में विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों और ढाणियों से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और सड़क, पेयजल, बिजली, शिक्षा समेत मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी समस्याएं रखीं। विधायक ने प्रत्येक फरियादी की बात गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को मौके पर ही त्वरित और प्रभावी समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जन समस्याओं के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी प्रकरणों का समयबद्ध समाधान किया जाएगा। राजस्थान के मात्र एक स्थान सलूम्बर जिले के नेवातलाई से मन की बात कार्यक्रम का लाइव प्रसारण हुआ। दूरदर्शन के माध्यम से देश भर के चयनित स्थानों में से नेवातलाई को भी शामिल किया गया, जहां ग्रामीणों ने बड़े उत्साह के साथ कार्यक्रम देखा और सुना। ईश्वरी माता मंदिर प्रांगण लिम्बादरा में आयोजित प्रसारण में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे, जिसमें महिलाओं की सहभागिता विशेष रही।
ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विचारों को ध्यानपूर्वक सुना और कार्यक्रम को प्रेरणादायी बताया। आयोजन में जनप्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा रविवार को भीलवाड़ा दौरे पर रहे। इस दौरान वे नगर निगम सभागार में आयोजित बैरवा दिवस सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। समारोह में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली 151 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। साथ ही नवनियुक्त कर्मचारियों का स्वागत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को विदाई दी गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री डॉक्टर बैरवा ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक क्रांति के अग्रदूत थे और उनके समान समाज के सपने को साकार करना हम सभी की जिम्मेदारी है। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्थित नग्गी बॉर्डर पर 1971 के भारत पाक युद्ध में शहीद हुए वीर जवानों की स्मृति में नग्गी डे का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय नग्गी बॉर्डर पर स्थित शहीद स्मारक पर मुख्य समारोह हुआ, जहां पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर भारतीय सेना और बीएसएफ के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान देशभक्ति और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गईं तथा उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को सम्मानित किया गया। आसपास के ग्रामीणों ने भी कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लिया। सीकर जिले के खाटू श्याम जी धाम में पर्यटन विभाग के मुख्य सचिव श्री प्रवीण कुमार गुप्ता ने स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री ओंकार सिंह लखावत और पर्यटन विभाग के अतिरिक्त निदेशक श्री आनंद त्रिपाठी के साथ विकास कार्यों का जायजा लिया। मुख्य सचिव श्री प्रवीण कुमार गुप्ता ने 87 करोड़ रुपए की लागत से चल रहे निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति और स्पष्ट योजना के अभाव पर नाराजगी जताई। अधिकारियों और निर्माण कंपनी को तुरंत सुधार के निर्देश दिए गए। मुख्य सचिव ने पार्किंग, रिंग रोड, यातायात प्रबंधन, सड़क चौड़ीकरण और श्रद्धालुओं की सुविधा पर विशेष ध्यान देने को कहा। गुणवत्ता सुनिश्चित करने और नियमित मॉनिटरिंग के लिए सख्त निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने समयबद्ध कार्य पूरा करने का आश्वासन दिया। इस मौके पर राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री ओंकार सिंह लखावत ने पर्यटन विभाग के मुख्य सचिव श्री प्रवीण कुमार गुप्ता के दौरे को लेकर जानकारी साझा की। आइए देखते हैं उन्होंने क्या बताया। जो सुविधाओं से युक्त विभिन्न प्रकार के राज्य सरकार की ओर से योजना बनाई जा रही है, आज अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रवीण गुप्ता जी ने इस सबको गहराई से सारे प्लान को देखा है और आगे के लिए निर्देश देंगे। अगर छोटा मोटा कुछ चेंजेस हो, कोई कमी है, उसको ठीक करने के लिए डायरेक्शन दिया जाएगा। खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र की चबूतरा वाली ढाणी रामकुमारपुरा में अमर शहीद रामकुमार गुर्जर की 54वीं पुण्यतिथि पर विशाल किसान सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में करीब 10,000 किसानों ने भाग लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री श्री अविनाश गहलोत और विशेष अतिथि नगरीय विकास मंत्री श्री झाबर सिंह खर्रा थे। मंचासीन जनप्रतिनिधियों ने शहीद रामकुमार गुर्जर के योगदान को याद किया और क्षेत्र में विधायक श्री धर्मपाल गुर्जर द्वारा किए गए विकास कार्यों का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। उपस्थित किसानों ने कार्यक्रम की सराहना की। देखिए, वो 70 का दशक जब नीमका थाना विधानसभा क्षेत्र में अपराध चरम पर था, संगठित रूप से था, ना व्यक्ति सुरक्षित थे, ना उनकी संपत्ति सुरक्षित थी। ऐसे में अमर शहीद रामकुमार जी के नेतृत्व में यहाँ के कुछ नौजवानों ने सुरक्षा दल के नाम से एक संगठन बनाया। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी लोगों को जागृत किया और उस संगठित अपराध के खिलाफ संघर्ष का बिगुल बजाया। उसकी परिणति में संगठित अपराधियों ने बौखलाकर उनके संरक्षकदाताओं के संरक्षण में 28 दिसंबर 1971 को नीमका थाना के रामलीला मैदान के पास शहीद रामकुमार जी पर गोलियों की बौछार की। अमर शहीद रामकुमार जी ने अपनी शहादत दी। उसके बाद भी सुरक्षा दल के उनके साथी सहयोगियों ने गांव-गांव, ढाणी-ढाणी अपराधियों के खिलाफ संघर्ष का बिगुल बजाते रहे और उसकी अंतिम परिणति 1975-76 में के उस कालखंड में हुई, जब स्वर्गीय श्रीमती कमला जी बेनीवाल राज्य की गृह मंत्री बनी और एक बड़े अभियान, बड़े ऑपरेशन के तहत उन संगठित अपराधियों की कमर तोड़ी गई और उसके बाद धीरे धीरे इलाके में अमन चैन की स्थिति बहाल हुई।
मैं इस अवसर पर अमर शहीद राम कुमार जी सहित उनके सभी सहयोगियों का आभार प्रकट करना चाहूँगा और साथ ही स्वर्गीय श्रीमती कमला जी का भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा, जिन्होंने इस क्षेत्र को संगठित अपराध से मुक्ति दिलाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। सर, एक सोशल मीडिया पे एक मैसेज चल रहा है कि 20 अप्रैल से चुनाव है। देखिए, ये काम अब राज्य पिछड़ा वर्ग है और चुनाव आयोग का है। सरकार के स्तर पर हमको जितना कुछ करना था हम करके सितंबर में निकायों के चुनाव की समस्त औपचारिकताएं पूरी करके गजट नोटिफिकेशन जारी करवा है जनता पार्टी की सरकार के प्रति और उससे किसान नेता के लिए जिन्होंने आज से 54 वर्ष अपने कुर्बानी दी थी, समाज में संघर्ष करते हुए हम लोगों को इस प्रकार से चीज न चीज से लोगों से समाज में कहीं भी अगर असामाजिक तत्वों के कारण समाज में कहीं अगर स्थितियाँ विपरीत होती है तो उसके सामने घुटने नहीं टेकने का संघर्ष में मुकाबला करना चाहिए। ऐसे ही हमारे गाँव में रखे हैं। मैं यहाँ पर सभी लोगों को उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में नई ऊर्जा के साथ फिर लोग यहाँ जुटे रहेंगे और संघर्ष में यहाँ ऐसे जनता का साथ नहीं छोड़ेंगे जो आप उनके साथ नहीं छोड़ेंगे। सर, 2 साल के कार्यकाल को कैसे जैसे कांग्रेस तो राजस्थान सरकार की यशस्वी मुख्यमंत्री रघुनाथ शर्मा जी के नेतृत्व में इसी दिसंबर महीने में वर्तमान सरकार के सफल हुए इस 2 वर्षीय कार्यकाल में आप लोगों ने देखा होगा कि जो रिपोर्ट बताते हैं आधार बताते हैं अपराध के अंदर लगभग 10 से 15% कमी आई है। राजस्थान देश में अनेक योजनाओं के क्रियान्वयन में नंबर 1 की पोजीशन पर है। सौर ऊर्जा अक्षय ऊर्जा में हम लोग नंबर 1 है। हम लोगों ने नौजवानों को 90,000 से ज्यादा लोगों नियुक्ति लेकर के 1.5 लाख के नियुक्तियां जो है हमारी बैठक में है, जो बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। डायरिंग राजस्थान का 25% एमओयू को ग्राउंड ब्रेकिंग करके इससे प्रदेश में देश में अन्य राज्यों में से नंबर 1 के ज्यादा मुख्यमंत्री की कार्यक्रमों का दर्शाता है। और चाहे पेयजल की योजना हो, चाहे स्वास्थ्य की योजना हो, सामाजिक सुरक्षा पेंशन हो, अन्य कल्याणकारी योजनाएं हैं, उसका लाभ आज से आमजन को मिलता है। और केंद्र सरकार की योजना है डीबीटी के माध्यम से जो भुगतान होता है और डिजिटलीकरण भी हो गया है, सीधा भुगतान भी होता है, उसकी प्रभावी मॉनिटरिंग भी मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा होती है। इसलिए आज किसान वर्ग, व्यापारी वर्ग, विद्यार्थी, युवा, महिला और सभी वर्ग जो है इस सरकार से मुख्यमंत्री को धन्यवाद करते हैं कि संकल्प पत्र में किए हुए वादे को जो 5 साल में पूरा करना था उसमें 70% से ज्यादा वादों को हमने इस 2 साल में पूरा किया। 2 साल की बजट घोषणाओं को 90% से ऊपर हमने या धरातल पर लागू कर दिया, क्योंकि काम जारी है। और आने वाले 3 साल में फिर हम जनता को भरोसा देते हैं कि उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे, संकल्प पत्र की हर एक बातें को पूरा करेंगे और जितने भी लोगों की अपेक्षा है उस पर पूरा उनको करने का काम करने का और अपेक्षा को खरा करने का काम करेंगे। सर, अरावली पर भी कांग्रेस आरोप लगा रही है माफिया। देखिए, हमारी सरकार ने, केंद्र की और राज्य की सरकार ने स्पष्ट कह दिया कि अरावली में कहीं भी खनन नहीं होगा। ये जो टीकाराम जूली जी नेता प्रतिपक्ष है, गोतासा जी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं, 2002 में इनकी सरकार के समय ही इस प्रकार के अपडेट दिए गए थे। 100 मीटर की जो ऊंचाई वाली परिभाषा इनके समय तय की गई थी। और टीकाराम जूली जी जो समय इससे लेबर मिनिस्टर थे, मेरी विधानसभा क्षेत्र के अंदर उनके भाई के पेट्रोल पंप के नाम पे अरावली की पहाड़ी को एक झटके में उड़ा दिया गया था। उस समय ये मंत्री थे, बात ज्यादा पुरानी नहीं है, 2018 से 2023 के बीच की है। अपने प्रभाव का पद का दुरुपयोग करने का काम कांग्रेस के नेताओं ने किया है। अरावली पर किसी प्रकार का खनन नहीं होगा। हमारे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने, हमारे मुख्यमंत्री प्रहलाद शर्मा जी ने स्पष्ट कह दिया कि अरावली को हमारी जो धरोहर है उसको सुरक्षित संरक्षित रखने का काम हमारा है। वैसे 99% अरावली में किसी प्रकार का खनन नहीं हो सकता है, क्योंकि फॉरेस्ट एरिया है, रेजिडेंशियल एरिया है और नो माइनिंग जोन है। इसलिए कांग्रेस इस प्रकार के भ्रामक तथ्य पैदा करके, क्योंकि अब उनके पास में कोई विषय वस्तु बची नहीं बोलने की, तो झूठा बखान करने के लिए, लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा करने के लिए इनके नेता जो हैं अभी बेरोजगार हैं, रोजगार की तलाश में जनता के बीच में अरावली का मुद्दा लेकर जा रहा है, लेकिन कभी सफल नहीं होगा। और अरावली हमारे लिए धरोहर है, धरोहर को सुरक्षित रखने का काम मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, केंद्र में मोदी सरकार के नेतृत्व में किसी को सोचने की आवश्यकता नहीं, 1% भी खनन नहीं करने दिया जाएगा। कोटा के बपावर क्षेत्र में ऊर्जा मंत्री श्री हीरालाल नागर ने 19 करोड़ रुपए से अधिक की सड़कों और विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास किया। दिल्लीपुरा, दिगोद, कमोलर, लसेडिया, खड़िया, उमरदा, बपावर कला और मोई कला में प्रवास के दौरान मंत्री ने कुल 10 से अधिक सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उप स्वास्थ्य केंद्र दिगोद का लोकार्पण भी किया गया। मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान तेजी से विकास कर रहा है और आने वाले 1-2 वर्षों में इन कार्यों के पूरे होने से पूरे क्षेत्र की तस्वीर बदल जाएगी।
बीकानेर में 8 से 11 जनवरी तक व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बीकानेर ट्रेड फेयर एक्सपो का आयोजन किया जाएगा। इस एक्सपो में छोटे और मध्यम उद्यमियों को अपने उत्पाद बड़े बाजार तक पहुंचाने और अपने ब्रांड की पहचान बनाने का अवसर मिलेगा। पॉलिटेक्निक खेल मैदान में आयोजित इस एक्सपो में करीब 230 स्टॉल लगाए जाएंगे। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल उद्घाटन करेंगे। व्यापार मंडल के अध्यक्ष श्री जुगल राठी और सचिव श्री संजय जैन सांड ने बताया कि यह आयोजन वोकल फॉर लोकल को मजबूती देने, व्यापारिक नेटवर्किंग, नए समझौते और उपभोक्ताओं के लिए विशेष ऑफर्स का प्लेटफॉर्म प्रदान करेगा। 8 से 11 जनवरी को बीकानेर ट्रेड एक्सपो आयोजन करने जा रहा है। इस आयोजन की खास बात ये रहेगी, इस आयोजन में B2B और B2C दोनों कैंप इसके अंदर लग रहे हैं। B2B के अंदर हमने मैन्युफैक्चरर मशीनों वालों को, दाल मिल की मशीनों वालों को, भुजिया मशीनरी वालों को, और प्लस B2C के अंदर बहुत से लोकल प्रोडक्ट प्लस जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या गुड़गांव के जो वहाँ के जो लोकल प्रोडक्ट फेमस है उन लोगों को मैंने बुलाने का प्रयास किया। इस बार क्या आकर्षण का केंद्र रहेगा? इसके अंदर आकर्षण का केंद्र एक तो हॉट बैलून लेके आ रहे हैं, जो बीकानेर के अंदर मेरे को लगता है 1 या 2 बार यह है। इस बार हम प्रयास कर रहे हैं, उसका भी पब्लिक को एक्सप्लोर करेगी और एंजॉय करेगी। कितने स्टॉल हैं सर यहाँ पे? करीब 216 स्टॉल है। बीकानेर एक्सपो से आम जनता को और राज्य को क्या लाभ मिलेगा? बीकानेर की जनता को लाभ ये मिलेगा, कुछ नई चीजें इसमें आपको देखने को मिलेगी, और सबसे बड़ी बात मैन्युफैक्चरर जो कंपनियां हैं वो लोग अपना प्रोडक्ट यहाँ पे बेचने आएगी, तो जो नई चीजें आ रही है, जो नया ट्रेंड जो चल रहा है वो लोगों को देखने को मिलेगा। बीकानेर की जो कला है, जो चित्रकारी कला है, उसको यहाँ पे मंच मिलेगा एक तरीके से? 100% मिलेगा। उनका ही हमने प्रयास किया कि उनका ब्रांड कैसे बूस्ट अप, ये हमारा पूरा प्रयास रहेगा। आपको किस तरह से आकर्षित करेंगे यहाँ पे लाने के लिए? ग्राहक को आकर्षित करने के लिए सोशल मीडिया है, चाहे पत्रकार बंधु है, चाहे होल्डिंग्स है, प्लस माउथ पब्लिसिटी है, प्लस हमारे व्यापार मंडल के सभी सदस्य अपनी पूरी ताकत से, पूरी ईमानदारी से लगे उस प्रयास को सफल करने के लिए कि बीकानेर की जनता ज्यादा से ज्यादा इस एक्सपो का फायदा ले। सर, एक तरीके से देखा जाए कई तरह के ट्रेड एक्सपो लगते रहते हैं कई ग्रामीण आर्ट में भी, लेकिन वहाँ पे क्या ग्राहक कम आते हैं, खरीदारी कम होती है। उसके लिए खरीदारी बढ़ाने के लिए क्या आप कर रहे हैं? जैसा कि मैंने पहले कहा, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर प्लस कंपनी वाले लोग प्लस जो बाहर के जो फेमस प्रोडक्ट है वो लोग प्रोडक्ट भी यहाँ पे आएंगे, तो पब्लिक को एक नया नवाचार मिलेगा और कुछ नई चीजें देखने को मिलेगी, तो डेफिनेटली पब्लिक शॉपिंग करेगी। और बल्कि शॉपिंग हमारा उद्देश्य नहीं है, हमारा उद्देश्य छोटे जो हमारे बीकानेर के लोग हैं जो अपना नया स्टाइल घर से इंडस्ट्री जो चला रहे हैं या जिन्होंने नई इंडस्ट्री डाली, उनका एक ब्रांड बूस्टअप करना, ये हमारा मेन उद्देश्य है। कब से कब तक चलेगा और क्या समय? ये 8 से 11 जनवरी पॉलिटेक्निकल कॉलेज के अंदर सुबह 10 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक। आप है ना इतना बड़ा एक्सपो करने जा रहे हैं, क्या व्यवस्थाएं रहेगी, सुरक्षा मानना क्या रही है, क्या कुछ आपने व्यवस्था ये व्यापार मंडल द्वारा भी सुरक्षा का आयोजन किया जा रहा है। सुरक्षा का पूरा ध्यान में रखते हुए हमने भी सिक्योरिटी गार्ड का व्यवस्था किया, प्लस हम लोग प्रशासन से भी विश्वास रखते हैं कि प्रशासन भी हमारे को सहयोग देगा। बाहर से कोई सेलिब्रिटी और कोई आ रहा है क्या? उसके लिए भी डिस्कशन चल रही है, व्यापार मंडल के पदाधिकारी लगे हुए हैं, सुबह 3 महीने से प्रयास कर रहे हैं। कुछ अच्छे प्रयास आपको आने वाले समय में दिखेंगे, कुछ अच्छी सेलिब्रिटीज, कुछ लोकल लोग जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिला उन लोगों को हम लोग प्लेटफॉर्म देने का प्रयास करें। झुंझुनू महिला थाना ने बीते 1 साल में 250 से अधिक परिवारों को टूटने से बचाकर पुलिसिंग का नया उदाहरण पेश किया है। एसपी श्री ब्रजेश ज्योति उपाध्याय की पहल और महिला थाना प्रभारी अभिलाषा की काउंसलिंग के जरिए घरेलू हिंसा और दहेज मामलों में मुकदमे दर्ज करने से पहले संवाद को प्राथमिकता दी जाती है। जनवरी से दिसंबर तक दर्ज 320 मामलों में से करीब 248 में काउंसलिंग सफल रही। महिला थाना की संवेदनशील और प्रभावी कार्यशैली से परिवारों को कानूनी झंझटों से भी राहत मिली और टूटते रिश्तों को फिर से मजबूती मिली। जो भी डोमेस्टिक वायलेंस के उत्पीड़न के मुकदमे आते हैं उनमें हमने एक नया चीज़ शुरू किया है कि सबसे पहले इसमें काउंसलिंग कराया जाए, दोनों पक्षों को बुलाकर, पति पत्नी को और उनके घर वालों को बुलाकर काउंसलिंग कराया जाए। अगर काउंसलिंग में बात बन जाती है पुलिस की मौजूदगी में और प्रोफेशनल जो टीम होती है उनकी मौजूदगी में, काउंसलिंग के बाद अगर घर बस जाता है तो ये काफ़ी बेटर
बेटर रहता है, तो उसके बाद ही मुकदमा दर्ज किया जाए। और इससे क्या होता है कि कई मुकदमे का निस्तारण बिना FIR के ही हो गया और आपस के समझाने से और समझाई से उनका राजीनामा होकर घर बस गया। तो लगभग 250 से ऊपर ऐसे प्रकरण थे जिसमें महिला थाने की जो प्रोएक्टिव पुलिसिंग एंड काउंसलिंग थी, उसकी वजह से 250 मुकदमे बिना दर्ज हुए ही उनका निस्तारण हो गया और उनमें राजीनामा होकर वो अब खुशी से रह रहे हैं। मेन फोकस यही रहेगा कि जितना हो पाए प्रोफेशनल काउंसलिंग और महिला थाने के जो SHO हैं उनके द्वारा प्रॉपर काउंसलिंग किया जाए, जिससे कि मुकदमे से पहले ही अगर सॉल्व हो जाए मामला तो ज़्यादा बेटर है। और इसी तर्ज पर हमारी पेंडेंसी भी महिला थाने की 0% है। इस साल में जितने भी मुकदमे दर्ज हुए सबका सही निस्तारण हो चुका है। इस साल 320 शिकायतें प्राप्त हुई, तो उसमें से हमने 107 मुकदमे दर्ज करे हैं। इसमें ये मुकदमे दर्ज कम हुए, 307 शिकायतों के बाद 107 मुकदमे दर्ज। इसका पूरा श्रेय SP सर को जाता है, क्योंकि सर ने हमेशा यही प्रायोरिटी रखी है कि एक अगर कोई परिवादी आती है तो आप उसकी 2 बार काउंसलिंग कराओ मुकदमा दर्ज करने से पहले। सर ने हमेशा ये करा है कि सर के पास अगर कोई परिवादियाँ पेश होती है तो सर ने हमेशा यही कहा है कि इनकी काउंसलिंग करवाने के बाद फिर इनका मुकदमा दर्ज करवाया जाए। तो हमेशा इस कारण ये मुकदमे दर्ज कम हुए। हमने 8 बार भी काउंसलिंग करवाई है एक मुकदमे में, फिर उनका घर बसवाया है। अब हमने इन 320 में 248 घर बसाए हैं और 107 जो मुकदमे दर्ज करे हैं उनमें सिर्फ 72 में चालान हुआ है। तो ये सर का ही है कि सर का हमेशा यही था। जब फर्स्ट दिन सर आए और मीटिंग ली थी तो उन्होंने महिला थाने के लिए यही कहा था कि अगर हस्बैंड वाइफ अगर सेपरेट होते हैं तो उसका सबसे ज़्यादा कोई सफ़र करता है तो उनके बच्चे करते हैं हमेशा। तो उनको ध्यान में रखिए। अगर आपको 10 बार भी काउंसलिंग करवानी पड़े, अगर हो सकता है कि उनका घर बसे, तो लास्ट तक कोशिश यही रहनी चाहिए कि आप उनका घर बसाओ। तो इसी वजह से यही हुआ है कि हमने 248 घर बसाए इस साल। अभी हमारी महिला थाने की पेंडेंसी नील है, अंडर इन्वेस्टिगेशन हमारे पास एक भी फाइल नहीं है। तो मेरा घर वाला मेरे को छोड़ के चला गया था, तो 1 हफ्ता मेरी कोई बातचीत नहीं हुई इनसे। तो मेरे घबराहट होने लगी, भाई कहाँ गई कहाँ नहीं। फिर मैं SV के फेस हुई, कोर्ट मैरिज के कागज़ लेकर SV के फेस हुई, तो SV ने मेरे को भेज दिया महिला थाना। महिला थाने में मैंने आकर सिफारिश की, तो महिला थाने वाला मैडम है वो मेरी बढ़िया सुनाई करी। बोल बबली आप टेंशन मत करना, आपका घर हम उजड़ने नहीं देंगे, आपका आदमी हम ला के देंगे, कहीं से भी ला के देंगे। तो मैडम ने कैसे किया कैसे नहीं किया, 1 हफ्ते में मेरे आदमी को घर बुला दिया और हमारा समझौता करवाया। घर बसाया रह गया। 3 बच्चे हैं, 2 लड़का 1 लड़की। ठीक है, अब अपने अच्छी तरह रह रहे हैं। खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र के राजकीय उपजिला अजित अस्पताल के नवनिर्मित भवन का PMO डॉक्टर अक्षय शर्मा ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कार्य की प्रगति को देखा और सुपरवाइजर को भवन निर्माण को तय समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण पूरा करने के निर्देश दिए। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि लगभग 48 करोड़ रुपए की लागत से अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है और इसके बनने के बाद जयपुर शहर के लोगों को जांच सुविधाएं उपलब्ध होंगी। उनका कहना था कि समयबद्ध और गुणवत्ता युक्त निर्माण क्षेत्र के स्वास्थ्य सेवाओं के स्तर को नया आयाम देगा। आज राजकीय उपजिला अस्पताल की जो नई बिल्डिंग जिसका काम निर्माणाधीन है उसका निरीक्षण किया गया तथा मौके पर मौजूद दुर्गा शंकर सिंह जी जो जिनके निर्देशन में कार्य चल रहा है उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए तथा तय समय में और गुणवत्तापूर्ण काम करने के निर्देश प्रदान किए गए। क्लोजिंग 41 जिले 41 खबर बुलेटिन में आज के लिए